जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है और आपको पता होगा आजकल लोग अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करने में हिचकिचाते नहीं है, घबराते नहीं है, डरते नहीं है। कई बार तो लाखों का, करोड़ों का ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट में कर लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट एक पैनी नज़र बनाए हुए आपके सेविंग अकाउंट पर है। तो अगर आपका भी सेविंग बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 1/4/2024 से फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट हो चुका है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों आपको क्या प्रीकॉशंस रखने हैं, कितने रुपए ही आपको जमा करवाने हैं, कब आपको नोटिस आ सकता है, कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके दोस्तों इस वीडियो के अंदर रिजॉल्व होने वाले हैं, आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप के चैनल को भी आप दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। और भी किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं और हमारा एक लिंक हमने दिया गया है, उसके ऊपर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो देर ना करते हुए आपके सेविंग बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स नोटिस के सभी रूल हम जान लेते हैं। दोस्तों, कैश हमने बताया एक 60 साल के बुजुर्ग हो या 8 साल का बच्चा हो, हर घर में कैश, हर व्यक्ति के पास आपको कैश मिलेगा। लेकिन कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट है? अगर आप एक सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर आप एक करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या लिमिट है कि कितने ही रुपए का ट्रांजैक्शन आपको करना है। इससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ मैनी बैंक अकाउंट कैन ए पर्सन ओपन। एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन कर सकता है, कितनी कैश जमा और निकाल सकता है, क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं क्या, जैसे हम यूपीआई करते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, भीम यूपीआई वगैरह। कितना बैलेंस हमें अपना रखना चाहिए, बैंक का बैलेंस भी आपको पता होगा कि कितना रख सकते हैं, कितना नहीं रख सकते हैं। इसके बाद में है कब तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आप कैसे नोटिस आने से बच सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ आपको करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हाउ मैनी बैंक अकाउंट कैन बी ओपन। दोस्तों, देयर इज़ नो लिमिट डिफाइन। इनकम टैक्स एक्ट है जो 1961 है, जीएसटी के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सारे के सारे एक्ट मिला करके आपको कहीं भी नहीं बोलते हैं कि आपको एक ही बैंक अकाउंट ओपन करना है, 2 ही करने हैं, 3 ही करने हैं, 4 ही करने हैं। अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर 50 बैंक हैं, पब्लिक, प्राइवेट, जो भी ग्रामीण वगैरह मिलाकर, तो आप 50 बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी मनाही आपको नहीं है। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, हर बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। किसी में 5,000 है, किसी में 10,000 है, किसी में 1,000 है, हो सकता है कोई जीरो बैलेंस का भी हो। लेकिन अगर आप वो मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको चार्ज लगेंगे। और इसके बाद में दोस्तों एक क्वार्टरली आपको एसएमएस चार्जेस भी लगाए जाते हैं। कोई 17 रुपये लगाता है, कोई 24 रुपये लगाता है। इसके अलावा एटीएम अगर आपने लिया है तो किसी के 147, किसी के 150, 250, 300, 500 रुपये तक होते हैं। कई बार आप ज़्यादा लेन देन करते हैं कैश वगैरह का तो कैश हैंडलिंग चार्जेस भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट आपके होंगे उतना ही ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो कीप लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गवर्नमेंट बैंक में खुलवाते हो, एक प्राइवेट बैंक में खुलवाते हो, एक रूरल बैंक में खुलवाते हो तो 3 बैंक अकाउंट आपके लिए मैक्सिमम है। अगर 1 या 2 से ही काम चलता है, 2 तो कम से कम व्यक्ति को रखनी चाहिए। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम एक बैंक में आ जाती है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मनाही नहीं है, कितने भी बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बात आ जाती है दोस्तों कैश डिपॉजिट लिमिट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीमोनेटाइजेशन जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, इसके बाद में कोविड डिजिटलाइजेशन हुआ था, जैसे ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैश से बहुत एलर्जी है। आपको पता होगा ये सिंगल ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रेस्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर खाते में पेन लिया जाता है। जब भी आपको कैश डिपॉजिट करना होगा आप क्या करेंगे, आप बैंक के अंदर जाएंगे और बैंक वालों को बोल रखा है कि भाई साहब किसी भी व्यक्ति का खाता खोलना है तो इसका पैन कार्ड लें, इसका आधार कार्ड लें, इसकी सारी केवाईसी आप ले लें। लेकिन दोस्तों आपको मैंने बताया इंडिया के अंदर कितनी जनसंख्या है, 144 करोड़ जनसंख्या है अप्रोक्सीमेटली। और 144 के अंदर मान लीजिए आधे लोगों के भी अकाउंट हैं, मतलब कुछ माइनर हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ अकाउंट नहीं भी रखते हैं, तो आधे लोग भी हैं। अगर 70 करोड़ लोगों के भी बैंक खाते हैं और हो सकता है एक व्यक्ति के 1 खाता है, 4 खाते हैं, 5 खाते हैं, तो कितने अकाउंट हो जाएंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेचारा एक है, उसकी पूरे ज़िले के अंदर 1 या 2 ब्रांचें होती हैं और ये जल्दी सी ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि किस किस व्यक्ति को कैसे कैसे हम पकड़ें। तो हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट मैंने आपको बता दिया, कईयों के 1 से ज़्यादा है और ये पॉसिबल नहीं होता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आप अब सपोज करो आप एक दादी है आपके घर पे, उसके खाते में आपने 5 लाख रुपए
रुपए जमा करा दिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एक सूचना नहीं पहुंचती है, नहीं पता लगता है, तो उन्होंने एक लिमिट डिफाइन कर दी है। अभी तो आपने भी देखा होगा AIS और TIS नाम के जो खतरनाक फॉर्म आए हैं दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारी सूचना बोल जाती है। आप भी, ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपना साल के एक बार AS TS तो जरूर चेक कर लें। अब दोस्तों, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लिमिट टू ट्रैक अकाउंट्स। हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि हम 144 करोड़ जो 70 करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं, सभी के सभी हम नहीं देखेंगे, एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि इससे अगर आप क्रॉस करेंगे, इससे ज़्यादा चले जाएंगे, तब ही हम आपका डाटा चेक करेंगे, देखेंगे, नहीं तो आप खुले खाओ नंगे ना हो। तो इन सेविंग अकाउंट कैश डिपॉजिट इज़ 10 लाख रुपए इन 1 फाइनेंशियल ईयर, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आपका 1/4/24 से 31/3/25 का जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस पूरे साल के अंदर आपने एक बैंक के सारे प्रोडक्ट में, जैसे कि सेविंग अकाउंट, KCC अकाउंट, लोन अकाउंट, और उसके अंदर आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा का, चाहे आप इकट्ठा करवा दें, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके कराएं, चाहे 10 लाख इकट्ठा कराएं, लेकिन मेक श्योर करें दोस्तों पर एंट्री 2 लाख से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये भी कई बार इनकम टैक्स नोटिस का कारण बन जाती है। तो आपने सिंगल ट्रांजेक्शन्स 2 लाख से कम की रखनी है, बिकॉज ये रिपोर्टेबल होती है। क्योंकि बैंक वाले, अगर आपने ITR नहीं भरी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्या लिमिट मैंने बताई दोस्तों आपको? 10 लाख रुपए पर बैंक में, पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, पर पैन कार्ड में। अब सपोज करो आपका SBI के अंदर अकाउंट है और HDFC के अंदर अकाउंट है। इस अकाउंट में आपने 9 लाख जमा करवाए, इस अकाउंट में आपने 9 लाख जमा कराए, तो आपके 18 लाख रुपए जमा हो गए। ना तो SBI बैंक वाला इनकम टैक्स को बताएगा, ना HDFC बैंक वाला इनकम टैक्स को बताएगा कि इन्होंने 18 लाख रुपए जमा कराए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्लानिंग नहीं करनी है, आपको फिर भी रिकॉर्ड्स रखने हैं। जितना भी आपने कैश जमा कराया है, चाहे 1 करोड़ रुपए कराएं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना सा मतलब है कि आपने कितने रुपए जमा कराए हैं, कहाँ से ये रुपए आए हैं। तो इन 1 फाइनेंशियल ईयर 1/4/24 से 31/3/25 कैश डिपॉजिट मोर देन 10 लाख रुपीज़ इन पर्टिकुलर ईयर, वो बैंक की लिमिट है दोस्तों, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगा देगी। तो बैंक के ऊपर पेनल्टी अगर लगती है तो बैंक वाले क्यों नहीं देंगे? बैंक वाले हमारी बुआ के लड़के नहीं लगते हैं। अगर आपने 11 लाख रुपए बैंक में जमा कराया तो बैंक वाला 1 मिनट लगाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सूचना दे देगा। अगर आपने 2.5 लाख रुपए इकट्ठे ही जमा करवा दिए दोस्तों, तो 2.5 लाख रुपए 2 लाख से ज़्यादा हैं और ITR नहीं भरी है, तो ये भी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों करंट अकाउंट की। आपको पता होगा, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप सेविंग की जगह करंट में लेन देन करते हैं, आपके पास GST नंबर भी होना चाहिए और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। तो अगर आपने करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट 50 लाख से ज़्यादा कर दिया है तो एक बैंक, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये भी रिपोर्टेबल डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी। तो सेविंग अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपये और करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट आपको नहीं करना है, नहीं तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। अब दोस्तों कैश विड्रॉल की बात हम कर लेते हैं। पहले हमने कैश डिपॉजिट की बात की थी। चाहे आप कैश डिपॉजिट करें, चाहे आप कैश विड्रॉल करें, दोनों के ऊपर ही सेम के सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैश से एलर्जी है, जैसे हमने पहले ही बता दिया। अगर आप सेविंग के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का नगद निकाल लेते हैं, करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का नगद निकाल लेते हैं, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाने वाली है। दोस्तों सेक्शन 194N के अंदर मैं आपको एक लिमिट और बताना चाहूँगा। यहाँ पे 20 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। अगर आपने लास्ट 3 ईयर की ITR नहीं भरी है और आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश निकाल लेते हैं, वैसे तो ये 10 लाख से ज़्यादा वाली लिमिट के अंदर इनकम टैक्स को सूचना जाएगी, लेकिन 20 लाख से ऊपर जाने पर आपका TDS भी काट लिया जाएगा, जो कि 2% होगा 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर। अब एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर आपने 30 लाख रुपए दोस्तों निकाले थे कैश के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट से, तो 10 लाख रुपए से तो ये ऊपर हो गए, इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी। और ये 20 लाख रुपए से भी ऊपर है। 20 लाख से कितना ऊपर है? 30 - 20 करेंगे तो 10 लाख रुपए ज़्यादा निकाल दिए। 10 लाख रुपए के ऊपर जो 2% आपका है, ये TDS काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया जाएगा। तो मतलब आप 10 वाली लिमिट में भी फंस गए और 20 वाली लिमिट में भी फंस गए। तो इस तरह से कैश निकालते टाइम भी आपको सावधानी बरतनी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों कैश डिपॉजिट या विड्रॉल पर नोटिस का क्या रूल रहता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 लाख से ज़्यादा
सेविंग में 50 लाख से ज़्यादा, करंट में या 20 लाख से ज़्यादा आपने कैश विड्रॉल किया तो आपको नोटिस आएगा ही आएगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है आपने गवर्नमेंट को चल के बताया कि हमारी इतनी इनकम हुई है इस साल की, हमने ये ट्रांजेक्शन्स की हैं। अगर आपने आईटीआर भर दी है और जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके अकॉर्डिंग भरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 लाख रुपए कैश जमा करवाया था और 15 लाख रुपए की आपने सेल दिखा करके उसका जो भी 8% प्रॉफिट दिखा करके आईटीआर 4 अगर आपने भरी हुई है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि आपकी जो 15 लाख रुपए जमा कराए थे ये आपकी कैश की सेल थी और आपने सेल दिखाई, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो जो भी सेल या सर्विस होगी आपको ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग दिखानी है, आईटीआर भर देनी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर आपको नोटिस नहीं आने वाला है। अब दूसरा सिनेरियो क्या रहेगा दोस्तों, आईटीआर तो फाइल कर दी आपने लेकिन उसके हिसाब से नहीं भरी है। फॉर एग्जांपल आईटीआर 1 भर दिया आपने, 20 लाख रुपए कैश जमा कराया आपने और आपने 2 लाख रुपए की इनकम दिखा दी अदर सोर्स के अंदर जाकर के, या जो भी आपने पार्ट टाइम दिखाई और दिखाई, तो ये जस्टिफाई कई बार नहीं होता है क्योंकि आपकी बिजनेस की इनकम नहीं थी। तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, जस्टिफाई कर सकता है कि आपके ये जो 20 लाख रुपए आए थे ये कहाँ से आए थे, इसका प्रूफ दो। आप वो प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो दोस्तों 30% पेनल्टी, 30% टैक्स, लेट फीस, काफ़ी सारी चीज़ें लग करके ये अप्रोक्सीमेटली 83%, कई बार तो मोर देन 100%, जैसे आपने 10 लाख रुपए जमा कराए तो उससे ज़्यादा तो उसका टैक्स बन जाता है, 11-12 लाख रुपए तो आपका टैक्स बना दिया जाता है। तो इस तरह से आप करेक्ट आईटीआर का फॉर्म भरें, बिल्कुल करेक्ट इनकम की उसको हेड में उसको दिखाएं और हो सकता है तो किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प भी आप ले सकते हैं। अब तीसरा सिनेरियो आता है आईटीआर भरी ही नहीं है और भाई साहब कर रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, इस तरह के ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं तो नोटिस दोस्तों आपको आएगा 101%। इसका मतलब ये हुआ कि उस बैंकर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन कार्ड से देखेगा कि इस व्यक्ति ने आईटीआर भरी है तो क्या उसको जस्टिफाई हो रही है, नहीं भरी है, अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है तो सेक्शन 148 के अंदर आपको नोटिस भेजा जाएगा। जस्टिफाई कर, अगर आप फिर भी उसको जस्टिफाई कर देते हो, सपोज करो आपने 15 लाख रुपए का कैश जमा करवाया था और आपने आईटीआर नहीं भरी और आपको नोटिस आ जाता है और आपने बता दिया ये 15 लाख रुपए तो मुझे फादर से गिफ्ट मिले थे, मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी बेची थी, या जो भी आप प्रूफ देते हैं, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा का कैश आप एक पर्सन से एक ट्रांजैक्शन का नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अनडिस्क्लोज कैश क्रेडिट आपकी वहाँ पे उसको सारी की सारी को इनकम मान लिया जाएगा और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपको लग सकती है। तो इस तरह से ये आपको नोटिस दिखाना चाहूँगा दोस्तों। एक व्यक्ति ने यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट के अंदर, इस व्यक्ति ने एक बैंक में ना 4 अकाउंट थे उसके, तो ये देखिए 22 लाख, 11 लाख, 43 लाख और 15 लाख, टोटल 93 लाख रुपए उस व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट कर दिया और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न उसने नहीं भरी थी, तो उसको तो नोटिस 100% आना ही आना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ स्पेशल नोटिस में लिखते हैं यू हैव नॉट फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न इस साल की, तो आईटीआर नहीं भरोगे तो नोटिस आएगा ही आएगा। तो इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये इन्फॉर्मेशन कोड हो गया दोस्तों, कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा, डिपॉजिट इन कैश 2 लाख से ज़्यादा बैंकिंग कंपनी में, तो मैंने आपको 2 लाख वाली भी लिमिट बताई है, 2 लाख से ज़्यादा एक बार में जमा ना कराएं और पूरे साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा आपको कैश जमा नहीं कराना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों का कि सर हम तो कैश में बिल्कुल ही लेन देन नहीं करते हैं, हम तो ऑनलाइन यूज़ करते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, भीम, यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम पे वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या हमें भी नोटिस आ सकता है? तो एज ऑफ नाउ ओनली कैश ट्रांजैक्शन इज रिपोर्टेबल। दोस्तों अगर आपने कैश जमा करवाया है 10 लाख से ज़्यादा, करंट में 50 लाख से ज़्यादा, तो सूचना जाती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने यूपीआई के अंदर 15 लाख रुपए क्रेडिट ले लिया किसी भी व्यक्ति से हो, तो इस केस में आपको नोटिस नहीं आएगा एज ऑफ नाउ, आज की तारीख जो कि 19/5/2024 है। इसके बाद अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरें ना भरें और नोटिस, कल को मोदी जी का आपको पता है ऐसे बोल रहे थे कि अभी मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं बड़े बड़े कदम लेने वाला हूं। ऑनलाइन नेफ्ट, यूपीआई, बैंकिंग वगैरह रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आपका केस सेलेक्ट हो जाता है, सपोज करो दोस्तों आपने 11 लाख रुपए तो कैश जमा करवा दिया, इसके अलावा आपके 50 लाख रुपए की आपकी यूपीआई भी आई थी, तो अब आपका 11 लाख के कारण तो केस सेलेक्ट हो गया। अब 11 लाख को वो नहीं पकड़ेंगे, पूरे साल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट हुई थी, सपोज करो
और 50 लाख आपने यूपीआई से लिया था, तो वो आपसे 61 लाख रुपए का हिसाब मांगेंगे। क्योंकि एक बार जब आपका मामला सेलेक्ट हो जाता है, सामने आ जाता है, फिर आपकी सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को नहीं माना जाएगा, फिर आपकी सारी की सारी क्रेडिट एंट्रीज को आपसे पूछा जाएगा। तो मेक श्योर करें आप जो भी यूपीआई की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना है। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करनी है। और ओनली यूपीआई ट्रांजैक्शन आपकी अगर मान लो 25 लाख की भी हो चुकी है तो आज की तारीख में ये 25 लाख की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाती है और आपको नोटिस नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप ट्रांजैक्शंस करें, क्योंकि दोस्तों जीएसटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोज करो चलो यूपीआई आपने 50 लाख रुपए की ले ली है और इनकम टैक्स को सूचना नहीं गई है, लेकिन आपको पता होगा जीएसटी नंबर लेना आपको जरूरी हो जाता है अगर आप 40 लाख से ज़्यादा की सेल करते हैं या 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस करते हैं। तो मेक श्योर करें जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की ही लिमिट को ध्यान में आपको देना है। कैश ट्रांजैक्शन इन जीएसटी, अगर आपने अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आप अपना माल बेचते हैं, सेल करते हैं और उससे आपको कैश आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी कैश लीजिए। लेकिन आप कैश सेल 1 पर्सन के अंदर 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। सपोज करो आपने एक व्यक्ति को बिल काटा 3 लाख रुपए का, अब इस 3 लाख रुपए में 3 लाख रुपए अगर आप कैश ले लेते हो तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी दोस्तों? 3 लाख रुपए की, जितना कैश लिया। तो आप कोशिश करें या तो बिल 2 लाख से कम का काटें, या 3 लाख का बिल कट गया है तो 1.5 लाख आप नगद लें, 1.5 लाख रुपए आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और जितना भी कैश आप ले रहे हैं उसको जीएसटी की रिटर्न में जरूर दिखाएं और अपनी आईटीआर में जरूर दिखाएं, और जो भी जीएसटी बनता था उसको उसके ऊपर पे करना है। अब बात आ जाती है दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट इन बैंक अकाउंट, आप अपने खाते में कितने रुपए रख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ना तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना ही जीएसटी के अंदर आपको ये बताया गया है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए अपने खाते में रख सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप ट्रांजेक्शन्स करते रहेंगे, नो लिमिट डिफाइन, लेकिन वो बैलेंस है आपका वो जस्टिफाई होना चाहिए आपकी सारी इनकम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और आपने अपने रिटर्न नहीं भरी इनकम टैक्स की, तो हालांकि 7 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजाइम में टैक्स फ्री है, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। आपने आईटीआर नहीं भरी तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल पिछले 5 सालों से आप 2-2 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवा रहे हैं, तो 5 सालों में 10 लाख रुपए आपने जमा करवा दिए हैं। अब इस 10 लाख रुपए का आपने आईटीआर भरनी भी आपको जरूरी नहीं थी और आपके पास में जस्टिफिकेशन भी है, तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। हर साल आप जमा करा करके कितने भी रुपए जमा करा सकते हैं। अगर आप आईटीआर भरते हैं और आईटीआर 3 है तो उस बैलेंस शीट के अंदर भी आपको अपना बैंक का बैलेंस जरूर बताना है। और आईटीआर नहीं भरी है और बहुत सारा लेन देन है, एएसटीएस वगैरह में भी आपको पता है आजकल बैंक का बैलेंस शो कर जाता है। तो इस तरह से ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन जितना भी रुपया आया है उसका प्रूफ आप कम से कम रखें। सपोज करो आपको आपके फादर से 10 लाख रुपए का चेक मिला है, ये गिफ्ट भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, तो अपने अकाउंट में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इसका प्रूफ जस्टिफाई करना पड़ सकता है। कैश जो आपको रखना है, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर लेने हैं, जो भी लेना है उसका प्रूफ जस्टिफिकेशन रखिए और कितना भी बैलेंस आप रख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ नो मैक्सिमम लिमिट डिफाइन। रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है कैश की जो विड्रॉल की या डिपॉजिट की है, लेकिन बैलेंस जो है वो आपका जेन्युइन होना चाहिए और एक ट्रैक रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। आप उनको बता पाएँ कि जो भी पैसा था मेरी सेल से था, मेरी सर्विस से था, मेरी गिफ्ट से था, मेरे लोन से था। और हर साल जो भी टैक्स फ्री लिमिट होती है दोस्तों 7-7 लाख रुपए, दोस्तों आप मान लो 5 लाख रुपए हम एवरेज लेते हैं, तो पिछले 10 सालों से आप 5-5 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं, तो 50 लाख रुपए अगर आपके खाते में पड़े हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेक श्योर आपने आईटीआर भरी हो और उसको इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी उसको दिखाया हो। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे सकता है? एसएफटी होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो बैंक वाले अपनी रिटर्न भरते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना इतना लेन देन किया है, तो ये नोटिस आ सकता है अप टू 3 ईयर, 3 साल तक, वो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उसके अंदर एक करंट ईयर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हुआ था, इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है वो है 24-25। 24-25 खत्म होने के 3 साल तक 31-3-28 तक आपको ये नोटिस आ सकता है। बट करंटली एएसटीएस में सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको मेल भेजता है, टेक्स्ट मैसेज भेजता है कि आपके ऑनलाइन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, आप आईटीआर भर दीजिए। नहीं भरते हो दोस्तों, फिर भी आप लापरवाही करते हो, तो 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर आप फाइनेंशियल ईयर माने तो 3 के साथ में 1 साल और जोड़ दें, असेसमेंट ईयर मानते हो तो आपका 3 साल तक ये नोटिस आ सकता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 अभी आपका चल रहा है,
1/4/24 से लेकर के 31/3/25 का जो भी साल है दोस्तों, इसका नोटिस आपको जो है इस साल के अंदर जो नोटिस है वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का नोटिस आ सकता है। मतलब 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22, और 21-22 को 3 साल अगर जोड़ते हैं तो 31/3/25 तक आपको ये नोटिस आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 का आ सकता है। अगर आपने ITR नहीं भरी है तो सेक्शन 148 के अंदर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि आप अपनी ITR ज़रूर भर दें। अगर ITR नहीं भरते हैं तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 ईयर असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसके बाद बात करते हैं ITR मैंडेटरी। अगर आपने कैश जमा करा दिया दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर, 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट के अंदर, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख हो या उससे कम भी हो। क्या सोल्यूशन है दोस्तों? ये सारे ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं, कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश। आप कैश को वैसे तो क्या एक रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं जो आपका मैनुअल होता है। आप कंप्यूटर के अंदर भी एक्सेल की फ़ाइल को मेंटेन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है जैसे कि खाता बुक वगैरह। तो कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से कैश जा रहा है, तो ITR आप ज़रूर भरें। जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की थी दोस्तों, उसके ऊपर जो भी आपने इनकम कमाई है उस इनकम को आप ITR में ज़रूर दिखाएं। अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को इनकम मान सकता है। सपोज करो आपने 1-1 लाख रुपये करके 1 करोड़ रुपये का आपने कैश जमा करवा लिया, लेकिन आपको उसके अंदर 1% ही इनकम हुई है जो कि 1 लाख होती है। तो आपकी इनकम 1 लाख रुपये अगर आप दिखा देंगे ITR में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप नहीं दिखाते हैं, नोटिस आ जाता है और जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो इस 1 करोड़ को ही आपकी इनकम मान लिया जाएगा। तो आप खुद से चल करके ITR भरें, रिकॉर्ड को जस्टिफाई करें, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स ना करें दोस्तों। किसी का भी लेन देन आप करते हैं, किसी फ्रेंड का, मित्र का, दोस्त का, तो वो आपको कोई बोल देते हैं कि इतने रुपये ट्रांसफ़र कर दो, इतने रुपये ले लो, कैश ले लो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि किसी का लेना किसी का देना, आपको इनकम टैक्स नोटिस वाले पीछे पड़ जाएंगे तो जो वो दोस्त काम नहीं आएगा, उसके बाद में आपको CA की फ़ीस देनी पड़ेगी, चक्करों में पड़ जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस नहीं करें। अगर आपका कोई बिजनेस है दोस्तों तो आप सेविंग अकाउंट का यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि सेविंग के अंदर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आपको नहीं करने चाहिए। बहुत बार ये होता है कि बैंक वाले आपका सेविंग अकाउंट होल्ड कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं कि आप इतना लेन देन क्यों कर रहे हैं, इसका प्रूफ दो। तो मेक श्योर करें आप अपने करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करें, अपनी ITR भरें। बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें। कैश के अंदर तो आपको वैसे भी ट्रांजैक्शंस नहीं करना है। वीडियो कैसी लगी हो दोस्तों, लाइक करके प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। उन सभी लोगों में इस वीडियो को शेयर करना है जो अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिना बात के लेन देन करते रहते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे व्हाट्सअप के और टेलीग्राम के चैनल के हमने लिंक दोस्तों नए बनाए थे, उसके हमने दे दिए हैं, उसको भी आप फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।